आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इस पाठशाला के बारे में बताना चाहूंगी। गांधी जी की जो पाठशाला है, उनका संस्थापक एवं संरक्षक हमारे शिक्षक सुभाष गौतम सर हैं, जो कि अभी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इनके अथक प्रयास से ही आज इस पाठशाला से बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं एवं यह पाठशाला आज जिस ऊंचाई तक पहुंची है वह इन्हीं की मेहनत का फल है। गांधी जी की पाठशाला ये काफी सालों से ये तो चल रहा था। 2020 में हम दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के छात्र छात्राएं इससे जुड़े। उसके बाद से ये कुछ अलग ढंग से, नए तरीकेवार ढंग से यह संचालित किया जा रहा है। इस साप्ताहिक पाठशाला में हर बार अलग अलग अतिथि को कुछ विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। इस पाठशाला में अभी तक जो भी अतिथि आमंत्रित किए जा चुके हैं, उनमें से कुछ हैं विवेक मिश्रा जी, जो कि एक कहानीकार हैं, विजय गुज्जर जी, जो कि एक डॉक्टर हैं एम्स में, यूनुस खान जी, जो कि विविध भारती के जाने माने उद्घोषक हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अतिथि हमारे इस पाठशाला में आ चुके हैं, पर सबका नाम लेना समय की कमी है, इसलिए संभव नहीं हो पाएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सिंह गौड़ जी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उनके लिए कहना चाहती हूँ, ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। मैं चाहती हूँ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सिंह गौड़ जी का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राहुल मंडल जी को, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के 2य वर्ष के छात्र हैं। राहुल मंडल जी। आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है। नमस्कार, मैं राहुल मंडल, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के 2य वर्ष का छात्र आप सभी का स्वागत करता हूँ गांधी जी की पाठशाला में। मैं आप सभी के सामने परिचय देना चाहूंगा इस सप्ताह के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सिंह गौड़ जी का, जो कि वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन के डीन और डायरेक्टर और कला निधि डिवीजन के हेड है। अक्टूबर 2011 से जनवरी 2018 की अवधि के उनके पिछले कुछ महत्वपूर्ण कामों में शामिल है टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च, TFIR, TRRI, CSIR, RIS नई दिल्ली प्रबंधन विकास संस्थान और IMT गाजियाबाद। प्रोफेसर गौड़ ने 24 देशों का दौरा किया है। उनके अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें 14 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यूनेस्को के प्रोग्राम मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले वे ऐसे पहले भारतीय हैं। साथ ही दक्षिण कोरिया में इंटरनेशनल सेंटर ऑन डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ICD स्थापना के लिए जो विशेषज्ञ परामर्श समिति बनी है, उनके सदस्य भी हैं। वे इसी के साथ साथ वे कई अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल निकायों के सदस्य हैं। उनके महत्वपूर्ण जोड़ाव में शामिल है सदस्य शासन परिषद, इनफ्लेनेट, CSIR के लिए अनुसंधान परिषद RC के सदस्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज NISCAIR नई दिल्ली, पूर्व में INSDOC के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति डिजिटल यूंग हुआंग
चाइना, उसमें भी वे सदस्य हुए हैं। NDLTD निदेशक मंडल और शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय के संचालन के लिए बनी बॉडी के सदस्य, यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन कमेटी ऑफ प्लेगरिज्म रेगुलेशन 2018 के सदस्य, ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज पर विशेषज्ञ सदस्य, IFLA प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी और लाइब्रेरी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, उस सब के भी सदस्य। अब मैं प्रोफेसर रमेश श्रीगौर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव और कुछ इस विषय से जुड़ी अपने कुछ विचार और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सर। धन्यवाद राहुल, धन्यवाद मधु। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर सुभाष गौतम जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आमंत्रण दिया और आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जो गांधी जी की पाठशाला के नाम से कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि गांधी जी जैसे महासागर की कुछ बूंदें हम लोग अगर अपने जीवन में किसी भी तरीके से कार्यकलाप में लाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका कि जन्म 150वां जन्मदिन हमने अभी मनाया है, उस पर आप सबकी तरफ से उनको नमन करता हूं और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो भी हमारे नेशनल लीडर्स जिन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिए, जो एक मार्गदर्शन दिया है, और ये जो आज़ादी हमें मिली है बहुत अथक प्रयासों के बाद मिली है, तो ये इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और आप जारी रखिए। और मैं भविष्य में वक्ता के रूप में नहीं, एक दर्शक के रूप में और किसी भी तरीके से जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इसमें और तरीके से मैं अपना कोई योगदान दे सकूँ। मैं अभी अपना एक मेरा प्रेजेंटेशन है जो मैं टॉक दूंगा, तो मैं वो शेयर करूँगा। तो जब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूँगा उस समय मैं आप सब लोगों को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि गूगल मीट की एक लिमिटेशन है कि मैं सिर्फ पीपीटी देख पाऊंगा, आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कहीं पर मेरी आवाज़ या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो मुझे आप रिमाइंड कर दीजिए। तो ठीक है, मैं अभी अपना पीपीटी शेयर करता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए। आप सब लोग मेरा पीपीटी स्लाइड्स देख सकते हैं? यस सर। थैंक यू। तो आज का जो सब्जेक्ट, द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्पीक, रोल ऑफ एजुकेशन, लाइब्रेरीज एंड कल्चर इन रूरल डेवलपमेंट फॉर आत्मनिर्भर भारत, the Gandhian perspective. Let me clear one thing कि I am not a Gandhian scholar. I have not done much research, और मैं भी एक गांधी जी का फॉलोअर हूँ। उनका कोई मैं उनके बारे में किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा रिसर्च या स्टडी मैंने नहीं की है। तो मेरे जो व्यूज़ हैं वो मेरे अपने ज़्यादा हैं। थोड़ा बहुत जो गांधी जी के बारे में मैं जानता हूँ, एक आध चीज़ें जानता हूँ, उसको मैंने थोड़ा इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की। दूसरी चीज़, आज के देश जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक जो विजन है, जो गांधी जी ने स्वदेशी
आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट की बात की थी, उसी को एक नए तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जो बात हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। स्वदेशी होना और आत्मनिर्भर होना एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। तो ये दोनों ही एक सालों के बाद महात्मा गांधी के एक विजन के बाद एक प्रधानमंत्री हमारे जीवन में आया जिनका कि अपना एक विजन, जिनकी अपनी सोच भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की है। तीसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मेरा ये जो प्रेजेंटेशन होगा इसमें काफी सारी चीजें इंग्लिश में होंगी, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं आप लोग जितने अच्छे वक्ता हैं हिंदी में, मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा जो ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है, तो मुझे ज्यादातर अंग्रेजी में ही बोलने का एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारी हिंदी की अच्छी शब्दावली जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसमें इंग्लिश में आप लोगों को बात करने की कोशिश करूंगा। मैं इस टॉक की शुरुआत आई स्टार्ट फ्रॉम माय ओन लाइफ, माय एक्सपीरियंसेस। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है नीमखेड़ा, उसमें 1966 में पैदा हुआ। मेरी जो शुरू की आरंभिक एजुकेशन है पहली क्लास से लेके 8वीं कक्षा तक उस गांव में हुई और 9th क्लास में माइग्रेट किया। तो जब मेरे जो चाइल्डहुड है या जो मेरी जो शुरू की एजुकेशन है, उस समय का जो मेरा एक्सपीरियंस है, और आज अगर मैं उसी गांव को, क्योंकि मैं अपने गांव से आज भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे जो पिता थे वो गांव के प्रधान थे और काफी उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा मंदिर और स्कूल बनाने की कोशिश की है, जो उनके एफर्ट्स थे। तो कहीं ना कहीं मेरी कनेक्टिविटी आज भी गांव से है, जाता रहता हूँ। तो जो मैं एक स्टूडेंट था, मेरा जो चाइल्डहुड था, उसमें जो मैंने जो चीजों को देखा इस कॉन्टेक्स्ट में, और आज जो डिफरेंस मैं देखता हूँ, पहले मैं उसी से शुरुआत करूंगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे गांव में एक पहली से तीसरी क्लास तक का स्कूल था। तो क्लास 3 तक का एक रूम का एक कमरा था, उसमें एक टीचर पढ़ाता था और तीनों क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर होता था। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के लिए 4th-5वीं क्लास के लिए मुझे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना पड़ा, और उसके बाद जो 8वीं क्लास मैंने पढ़ी वो करीब 4 किलोमीटर दूर का स्कूल था, जो कि पूरा का पूरा हिंदी मीडियम और अंग्रेजी शिक्षक 6ठी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाना शुरू की जाती थी। तो उस समय की जो स्कूल की हालत इस तरीके से थी। लाइब्रेरीज की बात करें तो 8वीं क्लास तक लाइब्रेरी वर्ड ही मैंने दिल्ली में आने के बाद सुना, कोई गांव में कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय के बारे में कोई देयर वाज नो अवेयरनेस, और देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइब्रेरीज। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो मेरे उस गांव में बड़ा ही सुहावना मौसम था, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। मुझे याद है कि बहुत सारे फेयर्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, या बहुत सारे जो त्योहार मनाए जाते थे, रामलीला, दशहरा। तो तरह तरह के कार्यक्रम मैंने खुद भी मुझे याद है, जो छोटा सा था मैंने तो गांव में एक नाटक हुआ करते थे, उसमें मैं उसका हिस्सा था। एक आला उदल के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं उसमें एक उदल का रोल प्ले करता था और छोटा सा था। तो एक लाइफ थी कल्चरली, वो बहुत रिच थी। मुझे याद है कि हर तरह के एंटरटेनमेंट थे, कभी कहीं पर कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें लोग बारहमासी और उस तरह की जो फोक म्यूजिक और फोक सॉन्ग की बात हम करते हैं, उस तरह के प्रोग्राम होते थे। चाहे वो होली के बाद बसंत में जो मेले लगते थे, वो तरह तरह की लाइफ स्टाइल थी। और रामलीला का मंचन तो खैर होता ही होता था, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा था। बीच बीच में कई बार जो हम नौटंकी की बात करते हैं या स्वांग मंडली की बात करते हैं, इस तरीके से एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन थे उस समय। और उस समय अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूं, बड़ा
कम्युनिटीज की बात करें, हम कास्ट की बात करें, हम डिफरेंट तरह के जो रिचुअल्स की बात करें, बहुत ही कॉर्डियल और एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। सोसाइटी बहुत यूनाइटेड थी। ज्यादातर लोग गांव में ही रहते थे। इतना माइग्रेशन नहीं हुआ था उस समय। और जहां तक वुमेन सेफ्टी की बात करें, एक आध कोई इंसिडेंट को छोड़ के कोई ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ में जो मैं गांव में रहा हूं, जो आज हम हाथरस कांड की बात करते हैं या फिर कहीं और जगह जगह हम लोग बात करते हैं, उस तरह की घटनाएं कभी मैंने देखने को नहीं मिली, कभी सुनने को नहीं मिली। और हर गांव में एक माहौल था, वो ये था कि हर औरत को एक इज्जत की नजर से और हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वुमेन सेफ्टी, और एक फ्रीडम थी। मुझे याद है कि जो गर्ल चाइल्ड थे हमारे साथ, कोएड एजुकेशन था। जो लड़कियां थी हमारे साथ पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट काफी सारी लड़कियां थी, चाहे वो पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक। तो किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह की कोई वो सब चीजें नहीं थी उस समय। जो मैं आपको जो 70s की बात कर रहा हूँ, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करूँ, डेफिनेटली कास्टेजिज्म था। हमारे गांव में ज्यादातर ब्राह्मण कम्युनिटी थी और एक पार्ट था जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का था, लेकिन बड़े अच्छे रिलेशंस थे। मुझे याद है कि जो शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग थे, हम उनको वही संबोधन देते थे, उनको चाचा, ताऊ या दादा, दादी, या जिस तरह के जो हम अपनी ब्राह्मण से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो रेस्पेक्ट मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को देता था, वही रेस्पेक्ट मैं अपनी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को देता था। बहुत सारे लोग जो हमारे खेतों में काम करते थे, हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। जब हम खाना खाते थे गांव में, जो खेतों पे, मुझे याद है हमारे परिवार के लोग, तो जो लोग काम करते थे, मजदूर, हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे। किसी तरह का भेदभाव उनके कास्ट के ऊपर या उनकी सोशल स्टेटस के ऊपर, इस तरह की चीजें मुझे देखने को नहीं मिली। जब पॉलिटिक्स की बात करें हम उस समय की, तो गांव में जैसे मेरे फादर प्रधान लगे, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे। वो किसी पार्टी के बेसिस पे इलेक्शन नहीं लड़े, वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे इलेक्शन लड़े। और उस समय पॉलिटिक्स पार्टी बेसिस पे नहीं होती थी। गाँव पंचायत जो होती थी या जो गांव प्रधान होता था, वो एक सिस्टम था कि आप जो आदमी बेस्ट है उसको इलेक्ट किया जाता था। करप्शन की बात करें, जहां तक मुझे याद, ना तो पंचायतों के पास, ना उनके पास इस तरह के कोई साधन नहीं थे। ज्यादातर डिपेंडेंट उसके ऊपर रहते थे, जो गवर्नमेंट जो हाई लेवल पे, चाहे तहसीलदार या फिर डीएम और एसडीएम, उन्हीं के पास फाइनेंशियल पावर्स होती थी। तो जो करप्शन की बात, एक चीज जो उस समय भी माइंडसेट थे लोगों के, मुझे याद है मैं छोटा सा बच्चा था, जो बातें होती थी, जैसे कुछ लोग पहले आए, तो जो यहाँ से जाते थे, तो वो लोग कई बार, मैं बच्चा था, सुनता था कि मेरी तनख्वाह इतनी है और इतनी ऊपर की कमाई है। तो गांव में ये जो करप्शन की जो डेफिनेशन है, बड़ी स्ट्रेंज, क्योंकि लोग बड़े प्राउडली बोलते थे कि मेरी ऊपर की कमाई इतनी है, और गांव वाले उस चीज को एक सोशल उसका हिस्सा मानने लगे। समझते थे कि जो ऊपर की कमाई है ये बुरी चीज नहीं है। ये इस तरह की सोच मैंने वहां पर अपने बचपन में देखी। जो डेवलपमेंट की बात करें, गांव से कनेक्टिविटी में सड़कें नहीं थी। मुझे याद है मेन रोड पे आने के लिए करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना होता था, और वो गांव के खेतों में होके आना पड़ता था। कोई सड़क नहीं थी, एक कच्ची सी सड़क थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी या कुछ जा सकता था। किसी तरह की, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गाँव में। हम उस समय अगर दूसरे गांव में पक्की सड़कों की बात करें या घरों की बात करें, ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, और लोगों की आमदनी का जरिया ज्यादातर खेती थी। और तो ये एक ओवरऑल जो मुझे वहाँ का उस समय का जो मैं जो बात कर रहा हूँ, अपनी लाइफ जो मेरी 70s तक की है, उसके बारे में जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, जो मैं आज से 1-2 साल पहले गया। एजुकेशन की बात करें तो वो जो गांव का स्कूल था, मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माई विलेज, आई वॉज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन माई विलेज, एंड
Still I am the only PhD in my place. कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई IAS या कोई इस तरह की पोजीशन मैंने कोई किसी को निकलते नहीं देखा है। तो एजुकेशन में जो वो जो तीसरी क्लास तक एक रूम का स्कूल था, उसमें 2 रूम और बन गए और वो अब 8वीं क्लास तक वहां पर हो गया है, 2 या 3 रूम बने और वो एक टीचर की जगह 3 टीचर यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज भी 8 टीचर्स नहीं है। आज भी वो एजुकेशन जो स्कूल का कंपाउंड है वो एक मॉडर्न स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। हाँ, एक चीज जो मिड डे मील के रूप में खाना दिए जाने लगा, वो एक एडिशन हो गया। लेकिन एक और बदलाव है एजुकेशन में जो बहुत ही जिसको तो मैं बिल्कुल सही नहीं मानता। वो बदलाव है कि वहां पर आसपास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। जो अमीर लोग हैं तो उन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल खोल लिए, बसें चला दी जो गांव से बच्चों को लेके, और थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम के नाम पर उन स्कूलों की दुकानें चलनी शुरू हो गई हैं। तो आज के डेट में स्टेटस है कि जो थोड़ा सा अच्छा पैसे वाला है उसके बच्चे कई शहरों में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, जो मीडियम क्लास में है उसके बच्चे वो प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं उसमें पढ़ते हैं। और जो गांव का जो स्कूल है जिसमें कि पहले हम सब एक साथ पढ़ते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, आज एक डिवीजन हो गया सोसाइटी में एजुकेशन के नाम पे कि सबसे पुअर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और वो अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जो टीचर हमारे जमाने में पढ़ाता था उसका पूरा का पूरा टाइम जो कमिटेड होता था, आज वो सिनेरियो डिटेरियोरेट हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो एजुकेशन मैंने आज से 50 साल पहले अपने गांव में देखी थी उसमें और डिटेरियोरेशन हुआ है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लाइब्रेरीज की बात करें तो लाइब्रेरीज ना तो 50 साल पहले थी गांव में और ना आज 50 साल के बाद भी हैं। हम कल्चर की बात करें तो बहुत डिटेरियोरेशन हुआ है। जो फेयर एंड फेस्टिवल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जो मैं सिंगिंग कंपटीशन की बात करता हूँ वो सब खत्म हो गया है। जो बच्चों के में जो हम लोग एक छोटा सा एक नाटक ग्रुप बना के जो नाटक करते थे वो सब खत्म हो गया। और बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज मेरे टाइम में थी वो फर्दर खत्म होती चली जा रही है। कोई उसके लिए उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए या किसी तरीके से उसको प्रमोट करने के लिए कोई किसी तरह की प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम कुछ नहीं है। सोशल लाइफ बहुत बड़ा डिवीजन आ गया है, अब ग्रुपिज्म हो गया है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जो पहले नहीं था। अब जो एक बिटरनेस आ गई है जो 2 ग्रुपों में, जो कि वो सोशल लाइफ मैंने नहीं देखी मेरे बचपन में। आज मैं देखता हूँ तो ये जो हमारे जो पॉलिटिक्स रही है, जो कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, उस पॉलिटिक्स ने वो सोशल लाइफ को एकदम से डिवाइड कर दिया है। अब कास्ट ग्रुप है, अब रिलीजन ग्रुप है, जो कि बहुत सही नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। वुमेन सेफ्टी की बात करें तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी इनसिक्योरिटी मैंने कभी नहीं देखा जो मैं गांव में था कि किसी तरह का कोई स्मोकिंग या किसी तरह की इस तरह की जो विस्की और वाइन। अब गांव में वाइन का इस्तेमाल होने लगा, विस्की का इस्तेमाल होने लगा, जो दारू का इस्तेमाल जो हम बात करते हैं वो पहले कभी नहीं था। जो मेरा चाइल्डहुड था, एक नई जो बीमारी हम लोगों के सामने बात आई। अनटचेबिलिटी की बात करें, अनटचेबिलिटी उस समय भी थी और आज भी है। उसमें वो जो सोच है कुछ लोगों की बदली है, कुछ की नहीं बदली है। एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है। हम पॉलिटिक्स की बात करें, अब तो पॉलिटिक्स एक बिजनेस बन चुका है। अब जो पार्टी के नाम पर इलेक्शंस होते हैं उसमें तरह तरह के बहुत सारे जो पॉलिटिकल डर्टीनेस है वो गांव में पहुंच चुकी है। करप्शन की बात करें तो अब जो जिस तरीके से पंचायती राज को ऑटोनोमस बनाने की डायरेक्शन में जो काम हुआ है, नरेगा में जो काम हुआ है, उसने एक करप्शन की और एक सीमा गांव में बढ़ा दी है। उसको हमने कंट्रोल करने की कोई साधन नहीं देखे। रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, आज गांव तक सड़क पहुंच गई है, आज इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, घरों में टीवी लग गए हैं, लेकिन कोई इंडस्ट्री आज भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल आज भी नहीं है, कोई और किसी तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज आज भी नहीं है। आज भी वहां पर कोई टीचर आके रहना नहीं चाहता, पढ़ाना नहीं चाहता। आज भी कोई डॉक्टर आके वहां प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। अगर आज भी कोई MBBS डॉक्टर को आपको दिखाना है तो आपको 10-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा।
तो ये मेरी अपनी लाइफ है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, that is the something which I want to start with. Now you can understand कि what is the situation. मैं ये नहीं कहता कि हर हिंदुस्तान का गांव जो मेरा गांव है उसकी तरह से है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द विलेजेस इन द नॉर्थ heartland, Hindi heartland, are like that only. So this is the current situation where we are. But when we talk about a development plan for rural India, like we have number of schemes by the present government as well as earlier governments. But actually, when we talk about a plan for rural India, what should be the vision? What should be the kind of understanding? What are the issues we need to look into that? So the first thing is that we need to understand still majority of India lives in villages. And our Prime Minister is very, very clear on this mandate, and he says also that, and even same was the words of Mahatma Gandhi, that India cannot develop without developing our rural population, our rural masses. Education for all, not the kind of education what we are providing right now, with the division of education, of privatization, and like half-hearted approach. So some people are benefiting, but some are not benefiting. See, more than daily meal, they need good education. They need good education infrastructure. Without libraries, no education possible, no research possible, no industry possible. Without libraries, we cannot preserve our culture. And equality for all. I think we need to fight with this division in the society in the name of caste, in the name of various kind of religions and social. So and the most important thing is the need of sex education. As a child, I know how much unawareness, how much uninformation about sex education. In this public platform, I cannot share my views and experiences. The kind of dirtiness in the minds and the unawareness among those childs lives in the rural areas. They are totally unaware of various issues regarding the sex education, and that is that proper unawareness, and then the kind of like suddenly they have been exposed to the media through television and the mobile phones, and they are seeing something which they are not well aware of it. So there is a urgent need of properly keeping aware, and many of the crimes, you call it rape or gang rape or something, it is something largely depend upon due to this kind of unawareness and uneducation about the various kind of issues related to the sex education. Population control. When I was the kid, we are 5 siblings, and most of the people in my village were having 5, 6, 7. I think starting from 4 to 8, 9 number of the kids, and it's still same thing is being repeated. आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरी जनरेशन के बच्चे थे या उसके बाद भी लोग हैं, उनके घरों में भी 5-5, 6-6 बच्चे हो रहे हैं. कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का विजन ही नहीं है, कोई स्कीम ही नहीं है हमारी, और उसका नुकसान क्या हो रहा है. लाइक टेक एग्जांपल, माय फादर वाज हैविंग a X piece of land. Luckily I am the only child, only boy, so I got the entire land in my name. But in my own family, there was my uncle who's having 5 boys, and when his land was divided, it becomes just a small piece of land, and now they cannot survive, they cannot live happily on that particular piece of land. So that leads to migration, because they don't have an opportunity to work. They cannot survive on that small piece of land. Earlier, those who were the farmers, they become now laborers. So we have converted, because of this overpopulation, we have converted, and we have been forced to convert many farmers into laborers.
and they've been working in living in juggi clusters and various kind of uh, uh, places. So that is something I think very important to look into that. Now, when we talk about preservation of local languages and dialects, I think this is something badly damaged, badly. Give you an example. मैं थोड़ा हिंदी में आता हूँ. मैं आपसे जैसे कि मैं अगर अवधी लैंग्वेज या फिर जो जो मेरे रीजन में भाषा बोली जाती थी हिंदी, अगर मैं उस भाषा में दिल्ली में आके बात करता हूँ तो लोग हंसते हैं. जो हमारी मेड या जो हमारे लोग उस भाषा में बात करते हैं तो हम उनके ऊपर हंसते हैं. हम उनको बेवकूफ, इडियट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. वो सोचते हैं अनपढ़ गंवा रहे हैं. अगर मैं अपनी भाषा में, मैं खुद एक पीएचडी हूँ, सब कुछ हूँ, अगर मैं अपनी भाषा को बोलता हूँ तू कहाँ जा रहा है, द सेम लैंग्वेज people will not laugh on me because they see that I'm an educated person, but the same language when a laborer is saying, we have a different impression. और उसमें क्या होता है, एजिटेशन क्या होता है कि वो डायलेक्ट्स और वो जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. क्योंकि धीरे धीरे गांव में जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो भी उस डायलेक्ट को प्रेफर नहीं करता क्योंकि लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं. तो हमने क्या किया कि धीरे धीरे हम बहुत सारे डायलेक्ट्स, बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस को खत्म करने जा रहे हैं. हमारे पास कोई अगर हम जैसे मैं यूएस में काफी ट्रेवल किया है मैंने, वहां पर मुझे कोई गांव नहीं है. लोग गांव देखने के लिए परेशान रहते हैं. उनको ये नहीं पता कि गांव में किस तरह की लाइफ थी. हमारे पास अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकें. वो जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस, जिन सारे ट्रेडिशंस की मैंने बात की, वो कल्चरल ट्रेडिशंस हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं. हम वो जो फेयर्स, वो फेस्टिवल्स, वो सब चीजें हम लोग कहीं पर भी आज की डेट में धीरे धीरे लूज करते चले जा रहे हैं. आर्ट एंड क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो शायद कोई स्कीम ही नहीं है. जो पोट्री मेकिंग की बात करें, बहुत सारे कुम्हार हैं हमारे गांव में. अब धीरे धीरे उनके कोई बर्तन खरीदने वाला नहीं है क्योंकि गांव में भी वो प्लास्टिक के और वो जो बॉन चाइना और उस तरह के लोग खरीदना शुरू कर दिया है. तो क्या हम उस जो पोट्री मेकिंग है उसको हम मॉडर्नाइज नहीं कर सकते? हम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट अलग अलग एरियाज में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द एरिया व्हिच आई बिलोंग, बट there are lot of handicrafts in different part of the country. So we need to really promote handicrafts. How to eradicate poverty by providing job opportunities? There are no job opportunity except working on farms or there are other laborers jobs. Agriculture alone is not self-sufficient, because now, as I given you example, the farming has been divided into small piece of lands, and people are not having sufficient land to survive. And then socially, eradicating all social evils, corruption. We also need to promote various kind of industry in that rural areas. Or most importantly, we need to have a different vision for different areas, because when you talk about South India, Central India, Northeast, or North India, or West India, East part of India, everywhere there is a different issues, different requirement, different needs. So we have to have vision based on that particular region. One uniform vision or one single plan for rural development in the entire country cannot. So this is something which I want to initiate, that what are the issues for rural development which need to take care of that. So now I'm coming to the so one example I want to give on the political front. This is the example. In 1934, Gandhiji resigned from the Indian National Congress over his differences with the other leaders on the purity of the ends of the means. And what he did, he established the All India Blaze Industry Association at Bardha and devoted most of his time towards reorganization of Indian blazes. Gandhiji started experiments in rural lifestyle, such as revival of blaze crafts and agro-processing industries, blaze cleanliness, diet reforms, and also developed various kind of other means of livelihood. He also trained many workers in rural reconstruction, such as
Nira from palm tree, jaggery, etc., and in dairy, leather work, poultry, oil processing, beekeeping. There are a number of like rural job opportunities were started, and he himself went there. He interacted with the people. Now, tell me, what is the current generation of politicians? If MLA who has spent life in the village, when he appointed MLA, he never liked to live in that village. He either shifted to the state capital or he loved to go to the nearest developed city. Similarly, member of parliament or all the political leadership. So nobody want to live in the village. So what motivation we need from Gandhiji is, I think these political leadership need to be motivated, because if they don't live with the people, they will not understand their problem. They will also not come out with the solutions, because until you feel the issues, you cannot come out with the right solution for that. And now I have tried to talk about 3 issues in this particular lecture. Let's start with role of education in rural development. An education system in rural communities has the opportunity to build capacity and knowledge in the rural place, helping them to make informed decisions about their farms and to innovate. In agriculture affairs, education also exposes the masses to information and help prevent the misinterpretation of information. Information is the key. And education and information are the backbone of any society. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, our former president, said the aim of education is not the acquisition of information only, although important, or acquisition of technical skills, though essential in modern society, but the development of the bent of mind, that attitude of reason, that spirit of democracy which will make responsible citizen. So we need to be, through education, we need to create first as a responsible citizen. Before creating a good doctor or good engineer, we need to create, education is a means to create a good human being, a good citizen, a responsible citizen, who should not talk about just their rights. They should also talk about their duties, their responsibilities, and that is the need. And how to improve education in rural areas? The most important thing is that most of our rural masses are not having means of sufficient means of earning. So what they need free education, and that free education should be quality education. I'm talking about the free quality education, not the kind of current education system where child meal is given. We have done this, we have done that, but that is not creating a good citizen or good doctor or good engineer. We need more schools. That is true. We need more schools, and I think for that, most of these business houses now they have started opening schools in metros and other places to earn. They also need to encourage to do some kind of social charity, some kind of under social responsibility. They should open some good schools in the remote areas also. Like, okay, best students from these, but we need more schools, and government alone cannot do it. And most important is the quality infrastructure in the schools. We are in digital age. We are in internet society. No school can function now without the internet. You need smart classroom. You need good infrastructure, toilets, and this is the vision of our Prime Minister. Earlier, there was no toilets in the schools. So this is infrastructure is very important. Qualified teacher. What is happening? Most of these schools in the rural areas are without qualified teacher, and you might have seen there are a lot of stories where a teacher appointed in a village area has hired somebody else in his name. The person is getting salary, and he has appointed some person living in that area and paying some less salary to that person, and that person is teaching in place of him. ये बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे, टीवी पे भी आते हैं और
स्ट्रिंग ऑपरेशंस में भी आते हैं। तो क्योंकि होता क्या है कि कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड टीचर गांव में नहीं रहना चाहता, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। कोई भी आपने केस सुना होगा, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि हर एमबीबीएस को जाके रूरल इंटर्नशिप करनी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग तरह तरह के तरीके निकालते हैं कि हमें गांव में ना जाना पड़े। तो एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, कहीं ना कहीं हम एक अच्छे सिटीजन नहीं, एक वो चैरिटी की फीलिंग, एक भावना, एक इंसानियत की भावना हम पैदा नहीं कर पा रहे कि अगर मुझे गांव में भेजा जा रहा है मेडिकल इंटर्नशिप के लिए, आई शुड फील प्राउड एज ए डॉक्टर, एज ए prospective doctor. I should feel proud that I have been asked to work in those remote areas. I have been given opportunity to serve those who are unreachable, those who don't have means of good medical facility. Similarly, when a teacher is appointed, he should feel proud that I have been given in God's grace, I have been given opportunity to work with those people, and if I am able to bring out some good prospects from those rural people, I can be a good citizen. I can do so. That kind of so we don't have qualified teachers, and that is the reason we are not getting quality education. Also, those who have been appointed, they are enjoying salary. There's a lot of political nexus and the corruption in that. So I think that is another big problem in these areas. We are not teaching mother tongues or mother languages. We should. See, there is no harm in learning 2-3 languages. It is not very difficult. If your kids start learning 2-3 languages, we can have Hindi, our local language, and also English. What is the harm in having 2-3 languages? It is not difficult, because if a child is, I know people who know 10 languages, 12 languages, 13 languages. So we need to come out with a model where we should also teach English. I'm a strong supporter of English language teaching in schools in rural areas, because many people talk about we should only teach in our mother tongue. We are talking about globalization. We don't have enough opportunities. So why only the people living in the urban areas get all the positions of IAS and civil services and doctors and engineer and also MBAs, and they are going abroad? Why people from those young minds, they also deserve good education? So why we are not focusing? So I always propose that if we have to think of development of rural masses, and we have to think of multi-language formula, we should not just focus people in Telugu, Telangana is just being taught in Telugu. What happened when they go for an appointment in any other places other than Telangana? They will not get opportunity to face, because they don't understand the international language and the other languages. We need to bring innovative teaching methods. We need to, like in this current corona situation, when we talk about online education, using various kind of online learning tools, who are the most sufferer in this pandemic? The rural areas are the most sufferer, because they don't have gadgets, they don't have, neither teachers are well versed with the technology, nor they have gadgets. In the houses there is no means of electricity. What talk about you talk about online education? So I think we need to create multi-purpose centers where, so in such a situation, we can have online education. Some innovative teaching methodology has to be, and computer literacy is must, because nowadays so much information is available in internet. How to think of using those lessons. So when we talk about education in rural areas, I think we need to have a model, and that model should be replicated, and it can be only possible when there is a willingness of the society, there is a willingness of the corporate world, there is a willingness of the government. We have to come out together. We have to fulfill our roles and responsibilities. Like those people who retired after 60 from the IITs or from the various kind of government offices, who are qualified people, they should volunteer themselves.
and say, yes, I want to go. After I retirement, I should go to the villages and I should teach them. I should share my knowledge, my experiences to those masses. So only then a good education is possible. Now, I'm coming to the next part of the issue, which is libraries. Libraries have multiple roles. Libraries are important for every society. You start with our ancient education system. You talk about Nalanda, or you talk about Takshashila, or you talk about our ancient Gurukul system. Without libraries, resources, no education, no research, no awareness, nothing is possible. So libraries are source of information. Libraries are the very important tool for education. Without libraries, there is no possibilities. Libraries are also a tool for creating self-sustaining society. Libraries help in creating conviction, in connecting people, in making people, enhancing their creativity, innovations. They are a very good source of consumer health information provisions. It also helps in adult education, where somebody is not able to have education because of certain reasons. And they are a big source of government information and data, government policies. Now, how to innovate our agriculture, how to do farming, which crop we should go for it. All these agricultural information also comes to the library. So there are a lot of modern databases. There's a large amount of internet sources. Now, libraries are media to reach out to the people wherever they are. But now we have been blessed with this internet technology, and through digitization. Now many things are gone digital. There's a lot of focus on eMOOC or Moodles and all those. So all these resources, if we can take out and we can reach out to the rural population, and that is possible through libraries only. There is no other way to reach out to the rural masses other than libraries. Mahatma Gandhi was very good supporter and very well aware of the importance of libraries. So I want to just highlight a few things, like his vision in 1933. He was speaking in a program organized by MJ Public Library, Ahmedabad. So he said certain things, like he talked about the library building. Library building should be expensible to cope up with the growth in the books. Like library is a growing organism, and that should be gradually growing. He talked about the book collection should be large and comprehensive as possible, and it should always growing. Like many of libraries are not having sufficient funds in that area. Articles of art and architecture should also form a part of collection. Like libraries should be the preserved repository of cultural heritage. And he very clearly talked about that. He talked about various kind of library facilities for research scholars should be provided in the library. Extension lectures should be provided in the library. Museum service should be provided in the library. Reading facility should be provided in the library. He also talked about a library should be open to all. The use of library should be free of charge to Harijans and without any form of deposit in cash. Home borrowing facility should be provided to the Harijan. Harijans should be forgiven for the loss of books of their respect. He should be asking about the privilege for the neglected section of the society. But now, like I want to little improvisation in that vision, and I will say that basically, on the basis of their economic condition, everybody who needs a library, I think everybody needs a library. It's not just poor, the people who are rich. Nobody can afford to have a collection of good books in his whatever rich you may be. So libraries are the very crucial things. And he also mentioned few things that number of readers and visitors of a library was immaterial. Importance should be given to the genuine readers who might be very few others. Why? I think this Gandhiji is saying is very important in current context. Like
Now, how many people are coming to the library? Because of internet, less number of people are coming. So Gandhiji has very rightly said that it's not the numbers. Importance is that how many genuine readers, how many the needy persons, needy users are coming to the library. I think this is a very good message to the people. He talked about the library staff. A librarian should be not only be a custodian. He should be he should not feel that I'm a custodian of the library. He should feel that I'm a facilitator. I'm the friend, philosopher, and guide. And he should not be miser like a trader. He should not hesitate or restrict library usage. He should be capable of selecting books. He should be capable of understanding books intimately so as to put those to use. A librarian should be a missionary in service, like charitably. He should be around the clock person. And a best librarian should be secured even required a very salary should not be the considered because these are the social institution and they should work for the society. Mahatma Gandhi was a very prolific reader. He considered reading as a sadhana, meditation, or some kind of like tapasya. Gandhiji's experiment with the books, constant reading, reflecting and writing as well as political activism helped Gandhiji pose new questions to himself. Because whenever you read something, you get a new knowledge. If you want to know more about what Gandhiji has read, this link can provide you list of about 4,500 books. I believe there's more than 10,000 books he has read, but this is a list of 4,500 books which is available in this bibliography. Basically, the public libraries, I will give you the kind of status in various states. There is no school library in schools in rural areas. That I have already mentioned to you. But we don't have public library system in these areas. Like, forget about rural areas, even in urban areas. In total, India is having 46,700 public libraries. In Maharashtra, 12,191. In Kerala, 8,415. In Karnataka, 7,546. Tamil Nadu, 4,620. The biggest states like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are having 72 and 40 public libraries only. And to fulfill the needs of 120 crore people in this country, we need more than 4 lakh public libraries. But we don't have. We have 2.45 lakh panchayats in India. And there is a vision of our Prime Minister as well as earlier government also that we should have a library in each panchayat. And even in 73rd Amendment to Indian Constitution, Article 40, item number 20, clearly recommends library in each panchayat. But have we done it? No, we don't have it. So there's a need to have a library. Actually, even now people need to understand the current vision of library. People are still very uneducated, illiterate about library, modern library concept. They feel having few books in a room is the library. That is not in the current modern library system. Modern library system is something which you need to have a multi-purpose library information center in these areas, in each panchayat. Like it should be catered to the need of at least 100 to 500 people at a time, according to the size of the village. And that information center is to create awareness about various government policies, programs, various situations like corona pandemic and other relevant information. A training facility to organize awareness and various literacy programs such as digital literacy, family planning and other relevant areas. Online document delivery or offline document delivery system, ration card, Aadhaar card and other. Basically what modern library information system I am talking about is something which can cater all the information needs of the I'm talking in addition to the school library or college library or university library. Whatever academic libraries are required in that region, that should be separately created. But in addition to that, every panchayat should have a public library, and that public library should be a multi-purpose library information center. And
This should also organize various kind of career counseling sessions, exhibition on various social issues, such family planning, and this center should also preserve various kind of cultural heritage, the art, cultural traditions. It should do documentation of various fairs and festivals. So this is something what I'm talking is a multi-purpose library information center which should cater the need of the current users as well as like in a village the old age people, they can go there, they can have some kind of light reading, they can have some document in the local languages or also the newspapers and other facilities, and a professionally qualified librarian is must. Many times, like we have a mindset. Take example, I remember in one of the state there was a schooler. There is a circular, sorry, that libraries will be looked after by the physical education teachers. What is this nonsense? They don't understand the concept of the libraries. Those administrators, those bureaus, those policy makers, they need to be educated about the importance of library. And many times, like when I was a kid, I don't know what is JEE, what is the IITs, or what is the IS, or what is various kind of government or professional competitive examination. I don't know anything about it. And I came to know about this when I was in school in Delhi. So I wish if I am aware of preparing for IIT JEE in the beginning, I could have planned in a better manner. I could have been done medical science or something different profession. I'm not saying that I'm in a less important profession, but I'm saying that I don't know about the opportunities, and this is the case. Still is the case with the most of the people in the country, the rural masses in the country. What steps to be taken? Immediately, we need to have a library, modern library in each panchayat and every school in the rural area. And also, if we have to have it, I think we need big restructuring at government level. Currently, libraries and education are the state subject. So what is happening? Neither center is very concerned about that, nor the state is concerned about it. I think it should be totally become a central subject, and we need to create a separate department in various ministries to focus on various kind of libraries. Like I propose to create a department of Panchayat and Public Libraries and Information Center under Ministry of Panchayati Raj. I also propose to have a department of Academic and Research Libraries and Information Center under Ministry of Education. I also need to have a department of Urban Public Libraries. We are talking about smart cities, but there is no provision of libraries in smart cities. So we need to focus on libraries in urban areas also. Need to create department of museum, libraries and archives in Ministry of Culture. Ministry of Culture is having 45 public institutions, and many of them are preserving Indian cultural heritage, but we don't have any single department. One joint secretary look after all those issues, but he or she is not well aware of that. Or if you cannot have those many departments, then you should have on the lines of Ministry of Panchayati Raj, you should have Ministry of Libraries and Museums and Archive, or Department of Libraries and Museums and Archive. I know I am very ambitious on this plan. No, I am not. I am the realistic. I am the person who really understands the need of the library. Unfortunately, I have been invited by all over the world organization. I am a member of UNESCO, IFLA, in committees in China, Taiwan, in South Korea, in Sri Lanka, in many countries, in US. But in my own country, I am one of the best or one of the well-known person in the field of this. I never been consulted. I never been given the opportunity to have a plan for this kind of system by any government in last 30 years of my professional career. That's not a complaint, but it's a kind. I wish I'm very well off in terms of salary and position, but now I want to give it back to the society. But I cannot do it without having a particular position or particular somebody ask for it or somebody can implement it. Or if he can think of creating these kind of things, then maybe. I've been associated with IGNCA since
2004. In 2011 to 18, I was in GNU. I have been very closely working with the culture. And I also want to, I also know the same is not, uh, uh, same is a situation in culture area also. It may be education, it may be libraries, even in culture is burst. Uh, India, Indian culture is one of the most vibrant culture in the world, and rural culture forms like our backbone. Its backbone. Culture paves the way for education, while education is responsible for favoring the cultural values in life. Therefore, both have to be interwoven in various ways. Therefore, it is necessary to inculcate the importance of education and value-based living for a truly sustainable development of rural sector. I think this is something uh, I have taken from Mahatma Gandhi's website, and this must be, I'm not sure it's Mahatma Gandhi's quote or it is somebody's quote there on Mahatma Gandhi's site. And another, culture as a matter of fact keep adjusting to the times without losing much of their original flavor. Take for example, like Deepavali, which is a festival of lights. We used to light those diyas of, uh, and now we have different kind of modern lighting system, crackers, and different kind of things. So there is no harm in modernization, in improvising on the tradition, but the spirit of the festival, the importance of the festival, importance of the cultural tradition should not be underlined. We should continue to do it in a modern way. There is no harm in improvising, or improvisation is not bad. See, this Mahatma Gandhi is very clearly said, a nation's culture resides in the heart and soul of the people. So, what we need to focus? We need to focus on our preservation of our ancient and culture. We need to preserve cultural heritage, manuscripts, and other art and craft. We need to preserve our cultural heritage. We need to keep alive our fairs and festivals. We need to preserve our languages, various kind of folklore, social values, and ethics. Because there's so much to learn from our culture, but unfortunately, we are not having. We have some small examples, some initiative, but we don't have very concrete plan to focus on this area. So what we need, basically, we need to like support in creation, promotion, marketing, arts and craft. There are a number of areas like uh, by using modern technology, we can take out our weaving, our textile, our modern art to the international arena, and that kind of training is required for the art and craftsmen. We need to properly document it through video documentation or photo documentation. We need to preserve those forms. We need to disseminate. Like when we talk about Ramayana, Mahabharata, and we have enough number of epics. How to create like various kind of animated videos, or so make it interesting. Visuals are always attracted by the younger generation. How to educate values and cultural things to our population. That's very important to understand. How to really focus on. I will give you one example, like how we should do it. I'm just finishing my talk with this particular example, like how important it is to preserve or document our cultural heritage. I know that we have a lot of healers all over India. There are various kind of healers who do various kind of alternative medical practices. So this was a small project I have undertaken at IGNCA with the help of Dr. Sunita Reddy of Anthropos Foundation. So we do some kind of documentation of folk and tribal healing practices in select 3 states of Northeast India. So like under this project, we are going to those areas. We are identifying those who are the healers and how they are doing healing practices. What are the social and anthropological issues concerning healing practices? What are the kind of medicine they are giving? How they are practicing? And most of these things, these are individual driven healing practices. A person gone, the practice gone, because
there is no formal training or education. So what we need, there are two important things in this healing practices. One is we need to interconnect with our modern medical sciences, because there are many things which are not possible to modern medical sciences. And if you put these healing practices, we can very well connect these healing practices. And another important thing is give recognition to these healers. Like in this Sikkim, there is a vast land which various kind of ethnic communities are involved in various kind of healing practices. Like this is a pluralist folk healers, Dahami, Jakaris, Bandona, Poma in Nepali, and when they do this kind of healing practices, many of the people are benefiting from that healing practice. I have personally seen those healing practices in these areas. Like this is a nerve healers. There is a bone healers. There is a person sees the herbal healer and treat all minor and even chronic diseases through natural and herbal medicines. I personally like this is something various kind of healing practices followed in this region. There is a lot of collection of herbal medicines. They know about these medicines, but if you don't recommend these medicines, you will not be able to understand what are these medicines and how to make use of that. How to identify those herbals. Like I personally met this bone healer, and I have personally seen it. There were people who were coming various problems, and he was doing through by touching and because according to he was basically a person with I think he was a person with this gym, and he used to do he started like practicing this bone healing, and he's treating everything through bone. He understands that our all bones are interconnected, and so now this is a very valuable practices we need to document. Because we need to train, we need to interconnect, and there are some healers association, but we don't have very large network or large program on this. Like there are some of the findings of our like divinations cannot be taught, dream and God gift, process of diagnosis, touch, looking at eyes, feeling the pulse. There is no state support available to these people. Certification, nobody recognizes their work. There is certain kind of like some big hospitals also in this Northeast area. Only OPD is the only source of treatment. Some have medicinal gardens, and these practices are not fully utilized, underutilized, and like we call it Ved, Neem, we called Hakim, or whatever designation we call them. See, basically these are the people who are doing through self-motivation. They charge very nominal fee, and these things are coming from the family to family, from one person to another person. So these kind of practices need to be documented. They need to be given certain kind of certification. So what is required in this area? Like we recommended, we are coming out with a publication on this area. Like we need a good website to promote it. So use of technology in promoting these kind of cultural traditions or healing practices is very important. So dedicated website, blogs. We need advocacy at government level to give them recognition, protection. Like many times these people have been labeled as a witchcraft or something. So we need to protect them, all those kind of things. We need coordinative efforts of central agencies and local agencies. And we need to come out with more research on these areas. We also need to publicize and promote these things. So coming to the close of this particular lecture, I say education and culture are very important for any society, and libraries are backbone of these two, culture and education. Without libraries, no culture can be preserved for the future. Like today we have more than 60 lakhs manuscripts. How we preserve? We preserve it because of libraries only. So libraries need to be strengthened for a good education and quality education, and also for promoting and preserving our culture.
Rural development is impossible without these three areas. If you cannot think of these three areas, no country can progress, no society can progress. So I wish I have given you some kind of information. These are the scattered thought. I'm not very well prepared for this kind of presentation. I thought let me share my views. I'm very passionate about this subject because being a person from rural background, a person who was born in a village, I have a pain, I have desire to understand and do something for these people. And these were my thought. And I'm coming to the platform. If you have any questions or any kind of comments or suggestion, I'll be happy to answer. And thank you very much for very patient listening. I hope I'm able to share you some new information. Thank you very much. Dr. Ramesh, this is Prasad. Yeah, please. Yeah. So with the role of requesting the organizers to give me a few minutes to share my experience, like what I'm working with Dr. Ramesh, so that it will give a dimension that how much he is living to the points that he has referred to at the various stages of his like in the last probably his exposition on this particular topic. Can I go in a few minutes? Suhas, can you Thank go? you. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. ये जिस किसी के प्रश्न हो वो एक एक करके अपना माइक ऑन करके पूछ लें प्लीज. अभी रामकृष्ण कुछ कहना चाहते हैं. I think you continue what you want to say. Yeah. Okay. Sure. Thank you. Yeah. So it is. रामकृष्ण जी. Okay. Sure. Thank you so much. So I mean, like we are actually making an effort to move to submit a nomination for a tribal festival in the state of Telangana, right? Where it is continuing for the last 950 years, and where tribals from 10 different states participate in every alternate year, and they actually doing it for the like around 1.3 crore people attend those tribal festivals during those 4 days every alternate year. This is happening for the last 950 years. Over the period of time, the number of people who are participating has increased. And Dr. Ramesh Gaur is probably the person who has inspired me, and person who has actually helped me to this area, which I am not conversant with. I'm actually working in software division in Morgan Stanley for the last 20 years, right? And before that, I was a mechanical engineer. But he initiated me into this culture, and he inspired me, and he helped me to not only document this cultural tradition of the Sammaka Sarlaka Jatara, a tribal festival, into a format that which we have submitted to UNESCO, to Sangeet Natak Academy, which is in India, which will actually submit to the UNESCO, right? And when I visited him, I spoke to him, right? I can realize the amount of the effort that he has gone through. He has put in personally the pains that he has taken to travel to across the world, and and share his knowledge, and the efforts that he puts into. More importantly, the library, that what he was talking about, right? The features, the conditions that be it the librarians' qualifications, or be it the use and the need for libraries, and the way the ideal library should be. One should visit the library that what he has set it up at the Indira Gandhi National Center for Arts, right? That is something that which is amazing, and something that which I did not even imagine in my wildest dreams, that such a things are possible in the library science. And thank you so much, Dr. Ramesh, for facilitating the submission of this. And thanks to you, right, and your inspiration, I was able to build together a documentation by collaborating with 30 different people. The people that coming from university professors, the researchers, the people who are the tribals, who are the tribal priests, and the people
and the Director of the Culture, Dr. Hari Krishna from Telangana State, and a politicians and journalists, a number of people that we have interacted with. And thank you so much, Dr. Ramesh, for facilitating this. Thank you, Thank you Mr. so much. This was your all entire efforts and dedication. I was just a source of media to coordinate with the right people. You have done all the hard work. Thank you. Thank you, sir. Yes, Over to any you, other Subhash. question? Yeah. So any other question, comment or suggestion? किसी के कोई सवाल हो तो सर आई हैव वन क्वेश्चन Yes, please. सर हम अपने स्तर पे अभी लाइब्रेरी का जैसे कि आपने बात किया सर अपने स्तर पे हम क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट फ्रॉम आवर ओन देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं जैसे कि आपका अपना एक ग्रुप है या फिर कोई भी छोटा सा एनजीओ या कोई भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे रीड इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरिया में लाइब्रेरीज को प्रमोट करता है या जो एक जैसे कि मुझे याद है राजस्थान में गवर्नर थे कल्याण सिंह जी तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया था तो उन्होंने हर यूनिवर्सिटी को एक सजेशन दिया था कि आप हर गांव को अडॉप्ट करिए और उस गांव को एक मॉडल गांव बनाइए और उसमें एक जो लाइब्रेरी की जरूरत है देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 2,45,000 पब्लिक पंचायतें हैं टोटल हम बात कर रहे हैं उनमें फाइबर कनेक्टिविटी ले जाने की तो कहीं ना कहीं अगर हम फाइबर कनेक्टिविटी ले जा रहे हैं इंटरनेट का यूज क्या है उसका इंटरनेट का यूज है कि उस पर इंफॉर्मेशन आए उस पर रिसोर्सेज आए खाली इंटरनेट ले जाने से कोई गांव डेवलप नहीं हो जाएगा या कोई मॉडर्न नहीं हो जाएगा उस इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या है और उसकी इंटरनेट की सबसे बड़ी सोर्स है नॉलेज इंफॉर्मेशन तो एक्चुअली कि एक मास लेवल पे एक मूवमेंट की जरूरत है सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को समझाने की होता क्या है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो हमारे लोग हैं उनको जानकारी नहीं है हम स्मार्ट सिटी का प्लान बनाते हैं लेकिन स्मार्ट सिटी में कहीं पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की बात ही नहीं करते आप इतना बड़ा नोएडा बना हुआ है इतना बड़ा गुड़गांव नए मॉडर्न सिटीज बन रहे हैं लेकिन कभी आपने देखा है वहां पर कोई पब्लिक लाइब्रेरी है कोई पब्लिक लाइब्रेरी का तो सबसे पहले जरूरत है एक मास एक लार्ज स्केल पे कि अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के दिमाग में कि अभी माइंडसेट क्या होता जा रहा है इवन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके दिमाग में क्या होता है कि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है लाइब्रेरीज की क्या जरूरत है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि लाइब्रेरीज और इंटरनेट में कोई रिलेशन ही नहीं है कोई एक दूसरे के कोई कनेक्शन ही नहीं है इंटरनेट तो एक टूल है एक सोर्स है लाइब्रेरीज एक फुल प्लेस सिस्टम है तो एक सिस्टम और सोर्स में फर्क ही नहीं पता उन लोगों को तो आप जैसे यंग लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे बड़ी जरूरत है अब जैसे मैंने ये जो पंचायती राज लाइब्रेरी का एक मॉडल दिया है मैंने इसको बना के इवन कैबिनेट सेक्रेटरीट को भी भेजा है कि आप मैं पंचायती राज वहां पर भी भेजने की कोशिश करूंगा मैंने कई लोगों से कहा है कि ये जो मैं मॉडल दे रहा हूँ आपको लोगों की आज भी सोच है इवन बहुत सारे एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उस एनजीओ में मैंने उन लोगों को भी कहा कि आपकी जो सोच है लाइब्रेरी को लेके वो बहुत लिमिटेड और नैरो सोच है आप सिर्फ आज भी वही सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी एक किताबें हैं वहां पर कुछ जर्नल्स रखे हुए लोग जाके पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी का मॉडर्न कंसेप्ट वो है नहीं लाइब्रेरी का मॉडर्न कंसेप्ट है कि मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन सेंटर जहां पर हर उस गांव में रहने वाले हर आदमी की नीड्स पूरी हो सके वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की एडवोकेसी हो सके वहां पर डिजिटल लिटरेसी हो सके वहां इंफॉर्मेशन लिटरेसी की ट्रेनिंग हो सके वहां पर एक गांव का बुजुर्ग आ रहा है वो टाइम में अनपढ़ है वो नहीं जानता लेकिन वो इंफोटेनमेंट का कोई विजुअल देख के या कोई वीडियो देख के अपने बारे में नई जानकारी ले सके तो उसको वीडियो लिंक के थ्रू इंटरनेट के लिंक के थ्रू एक ऐसी शेप देने की जरूरत है हमें जो फैसिलिटीज अब जैसे मैं बात की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात की आज की डेट में इस पैंडेमिक में एक चीज निकल के आई कि आप यहाँ से बैठ के और गांव में एक लेक्चर दे सकते हैं तो वहां पर एक छोटा सा एक ट्रेनिंग रूम बनाइए और आईआईटी के प्रोफेसर जो टॉक दे रहे हैं मूक लेक्चर हैं जो मूडल लेक्चर हैं उनको सबको वहाँ डिस्प्ले कीजिए देखिए वो स्टूडेंट जो वहाँ गांव में 10वीं क्लास में पढ़ रहा है अगर वहां पर यहाँ के रिकॉर्डेड किए हुए लेक्चर वहाँ प्ले किए जाएंगे ठीक है वो क्वालिटी टीचर नहीं पहुंच पा रहा लेकिन लाइब्रेरी के थ्रू वो लेक्चर्स अगर रिकॉर्ड करके आप यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो वहाँ लोगों को सुनने को मिलेगा
तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी और वो कुछ सीखेंगे। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जरूरत है कि एक तो पहली बात तो हमारा विजन क्लियर हो, एक रिसोर्स सेंटर बने और साथ में यूनिफॉर्म हो। कहीं ये नहीं कि मतलब हमने शुरू में 10 गांवों को मॉडल बना दिया या 100 गांवों को मॉडल बना दिया, ये तो हर गांव की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोग एक मीडिया हो सकते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का। आज तक आपने कोई एजिटेशन देखा है कि लाइब्रेरी नहीं है तो या लाइब्रेरियन नहीं है तो कभी किसी ने एजिटेशन किया है? किसी ने आज तक एजिटेशन नहीं किया। हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बाढ़ आती है, सब कुछ है, कोई सेफ गार्डिंग का प्लान नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी को आज भी क्राइसिस प्रोफेशन नहीं मानते। लाइब्रेरीज को हम सोचते हैं कि इनके बगैर भी काम चल सकता है। तो पहले तो माइंड सेट की जरूरत है कि हमें लाइब्रेरीज की उतनी ही जरूरत है जितना खाने की जरूरत है। खाना खाते हमारी बॉडी को मिलता है, अगर लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को उसकी जरूरत पूरी होती है, नॉलेज गेन करते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं हमें वो सब सोच लाने की जरूरत है। एज ए स्टूडेंट सबसे पहले हमें अवेयरनेस फैलाना होगा। एब्सोल्युटली, सबसे ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है। और सर जैसे आपने कहा कि इसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन अगर इन्वॉल्व ना होंगे तो उसके विदाउट मतलब हम लोग उतना सक्सीड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि अभी तक कुछ कमी में लाइब्रेरियंस की भी मानता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। लेकिन यहाँ ये खाली लाइब्रेरीज की या लाइब्रेरियंस की बात नहीं है, यहाँ तो पूरी सोसाइटी की बात है। तो ये एक हर सेगमेंट, सोसाइटी के हर सेगमेंट से लोग जुड़ने चाहिए और उनको लेके जाके सबसे पहली जरूरत है कि लाइब्रेरीज के लिए आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं है। कोई भी लाइब्रेरीज को देखने वाला, इतना बड़ा देखिए लाखों लाइब्रेरीज है इंडिया में, लेकिन कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा, अमेरिका में, अकेले अमेरिका में 4 लाख पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और उसकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन को कंपेयर करो आप। हमारे पास 46,000 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। 46,000 पब्लिक लाइब्रेरी तो हमें एक पर्टिकुलर स्टेट में कम से कम होनी चाहिए हमारे पास। तो हमने कभी उस चीज को समझा ही नहीं। और वो पब्लिक लाइब्रेरी का भी कंसेप्ट क्या है, वो राजा राममोहन लाइब्रेरी पब्लिक फाउंडेशन है, वो कुछ 10,000 डोनेशन दे दिया किताबों के लिए, 2-4 किताबें खरीद के भेज दी, वो पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। एक्चुअली ये मतलब नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को जोड़ने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को जोड़ने की जरूरत है। जैसे टॉयलेट सैनिटेशन के लिए ड्राइव चलाए ना, वही टॉयलेट जैसे नेसेसिटी है, लाइब्रेरीज भी उतनी ही नेसेसिटी है, क्योंकि वो भी इंसान की नॉलेज को पूरा करने के लिए जरूरत है उसकी। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे गांव का जो डेवलपमेंट होगा वो तो तभी हो पाएगा जब हमारे गांव से कुछ लोग जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई कर आए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके आए हैं, वो लोग अगर गांव में आकर इन सबको काम डेवलपमेंट का काम करे तो वो तो होगा। लेकिन उनको इंस्पायर कैसे करें कि वो अपने गांव में आए, अपने गांव के डेवलपमेंट करें? बहुत अच्छा सवाल है और आपकी बहुत अच्छी सोच है और शायद किसी को शुरुआत करने की जरूरत है। एक्चुअली हम लोग सोचते रहते हैं कोई और करेगा। अगर हम लोग जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी एलुमनाई नेटवर्क होता है, हमारे पास आईएम्स के जो पढ़ने वाले हैं उनका एक एलुमनाई होता है, हम एक ब्लेज एलुमनाई की बात करें। एक जो मेरे दिमाग में आता है कई बार कि हम एक उस गांव से, उस एरिया से निकलने वाले जितने भी लोग जो शहरों में जाके बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, अगर उनका नेटवर्क बना के बात करें। और कुछ नहीं, आप 3 महीने में एक बार चले जाइए वहां पर, एक जो वहाँ की जो यंग जनरेशन है उनके साथ एक इंटरेक्शन ही शुरू कर दीजिए, उनको एक मोटिवेशनल टॉक दे दीजिए। उनकी जो छोटी छोटी जरूरत है, हमारे पास हजारों किताबें ऐसी पड़ी रहती हैं गाँव में जिसका कोई यूज नहीं होता है। हम वो 50 लोग भी मिलके कुछ किताबें इकट्ठी करके जाके वहां पर एक छोटा सा किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दें यार ये। और मैं आपको एक बताऊं, एक अच्छा मॉडल इनिशिएट किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या किया, वो मॉडल उन्होंने लिया था, ब्रिटिश मॉडल लिया था। तो वहां पर आप खंडाला जाएंगे तो वहां पर एक गाँव है महाराष्ट्र में, तो उसको पूरे गाँव को उन्होंने एक ब्लेज लाइब्रेरी के नाम पे तैयार किया। तो उसमें क्या किया मॉडल उन्होंने कि हर घर में गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी कि एक सब्जेक्ट लाइब्रेरी बनाई है।
जैसे लिटरेचर लाइब्रेरी, इकोनॉमिक्स लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लाइब्रेरी, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर अमाउंट की किताबें उस एक किसी के घर में दे दी, उनको एक फर्नीचर दे दिया बैठने के लिए, सोफा और चेयर। तो उसमें क्या है कि करीब मेरे ख्याल से 60-70 से ज्यादा लाइब्रेरी है उस गांव में, छोटे से गांव में। तो आपको जैसे सोशल साइंसेस की बुक पढ़नी है, आप चले जाइए, वहां पर आपको एक टेबल मिलेगी बैठने के लिए, किताबें अलमारी में रखी हैं, आप कोई भी किताबें लीजिए और पढ़ लीजिए वहां पर। तो ये एक मॉडल, लेकिन ये मॉडल मेरे हिसाब से अधूरा है। एक्चुअली ये मॉडल सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिपेंड मॉडल है। वो आदमी जो उस घर में रहता है, अगर वो चलाना चाहे चला लेगा, नहीं चलाएगा नहीं चलाएगा। और दूसरा, हर आदमी को हेजिटेशन होता है किसी के घर में जाने से पहले। तो कहीं ना कहीं हमें जो चाहिए एक कॉमन प्लेस चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ, पंचायत से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती, क्योंकि वो कॉमन जगह है। हर आदमी, एक पंचायत लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी बेस्ट बन सकती है, वहाँ अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरा क्या है कि लोगों को इसमें, लोग पंचायत लाइब्रेरी के तौर पे अगर हम मॉडल को लेके चलें तो बहुत आसान तरीके से हम लोग किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। जैसे गवर्नेंस के लिए एक गवर्नेंस मॉडल अगर हमें तैयार करना है, पंचायत में ऑलरेडी एक गवर्नेंस है, वहां पर एक सरपंच है, वो एक प्रधान है और एक ऑफिस बेरर्स हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो उसके अंडर में अगर हम एक सिस्टम बनाएंगे पंचायत के अंडर में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग और सब कुछ रहेगा। और ये सारी चीजें डेफिनेटली, इसके लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट चाहिए, और उसमें पार्टनरशिप मल्टी लेवल पे चाहिए। उसमें पब्लिक पार्टनरशिप चाहिए, उसमें कॉर्पोरेट पार्टनरशिप चाहिए, उसमें और इंडिविजुअल लोगों का एफर्ट्स तो बहुत चाहिए। मेरा बहुत दिल है, मेरी ख्वाहिश है, और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी वो लोग इकट्ठे नहीं कर पाया हूं, या वो शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरी इवन मेरे गांव में करीब मेरे फादर ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, उसमें 7 रूम है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं वहां से शुरुआत करूं। उस जमीन को मैं डोनेट देने के लिए तैयार हूं, कि मैं उसको पूरी की पूरी बिल्डिंग को, जो करीब 4.5 बीघे में है, मैं लाइब्रेरी के लिए डोनेट करने के तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि वहां पर कुछ और रिसोर्सेज की मुझे जरूरत है, कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊं जो पूरा एरिया है वहां आके उसको इस्तेमाल करें, बच्चे इस्तेमाल करें, बुजुर्ग इस्तेमाल करें। और ये है भी लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम सड़क के किनारे पे वो बिल्डिंग मेरे फादर ने बनाई थी, वो स्कूल के लिए बनाई थी। मेरे पास बिजी रहा हूँ, काम नहीं कर पाया, तो फादर के जाने के बाद मैं कुछ कर नहीं पाया। तो एक शुरुआत करने की मेरी इच्छा है। तो अगर मेरे को लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो मैं भी कुछ करना चाहूंगा। मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ इस बारे में, कि अगर वहां पर मुझे कुछ सपोर्ट मिले, और उसको मैं पूरी की पूरी जमीन उस लाइब्रेरी के लिए देने को तैयार हूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। तो देखिए, ऐसी ही भावना कहने से हमें लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब मुझे सुभाष ने इस टॉक के लिए कहा था, तो अल्टीमेटली मेरी एक सोच बहुत दिनों से इस एरिया में है, तो इसलिए मैंने इनको एक टॉपिक भी यही दिया था, जो मैं सोचता हूँ कि इस पे मैं आगे डिबेट डिस्कशन करूँ। एक दिल्ली डिबेटिंग काउंसिल में स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी मुझे जब पंचायत लाइब्रेरी के लिए बारे में जब टॉक देने के लिए कहा था, तो इस टॉपिक पे मुझे ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दिल से कुछ करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। मतलब खाली अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मेरे दिल में है कुछ करने की। लेकिन सर 70-80 के दशक में ग्रामीण लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं, जैसे आपने कहा कि मैं जब 9वीं 10वीं क्लास में आया तो लाइब्रेरी का नाम सुना। मैं तो पैदा ही लाइब्रेरी में हुआ। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, और मेरे घर में सरोजनी नायडू ग्रामीण लाइब्रेरी थी, और उस समय मतलब कि तीन गांव के गैप में वो लाइब्रेरी चलती थी, और उसे समाज कल्याण विभाग फंड देता था। तो मतलब कि वो फिर 96-92 के आसपास वो लाइब्रेरी को फंड आना बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे घर में वो अवशेष के रूप में बचा हुआ है, तो उसको शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप आए और बहुत सारी जानकारी दी। राहुल सर, मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए सर। जैसा कि सर आज का विषय है कि आत्मनिर्भर भारत, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो सिर्फ शहर को नहीं, गांव को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा, क्योंकि 70% तो जो जनता है वो गांव में ही रहती है।
तो सर मतलब आपने कहा कि शिक्षा के लिए सिर्फ स्कूल खोले जाना जरूरी नहीं है, गांव में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्कूल खोला जाना ही जरूरी नहीं है, एक क्वालिफाइड शिक्षक का होना जरूरी है। लेकिन सर जहाँ पे भी सर आप भी जानते हैं सर कि क्वालिफाइड टीचर की कमी तो है ही है, तो उस केस में सर पुस्तकालय जो लाइब्रेरी जो होता है उसकी जो भूमिका होती है वो बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली बढ़ जाती है सर। लेकिन आज के डेट में सर जैसे कि 2009 में सर एक अधिनियम भी पास हुआ था जिसमें सभी स्कूल में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, ये पास किया गया था। लेकिन भले ही इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, नियम तो बन गया, अधिनियम तो बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। और जहां पे भी सर लाइब्रेरी बना भी तो सर वहां पे किताबों की बहुत कमी है और वहां पे कोई प्रशिक्षित जो लाइब्रेरियन नहीं है, तो किताबों की सर जब कमी है तो पुस्तकालय का जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए ही वहाँ पे किताबें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पे हर एक उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे बूढ़े हो जवान हो, हर एक के लिए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के जिसमें उनकी रुचि हो उससे उस विषय की किताबें वहाँ पे किताबें या कुछ और मैगजीन्स या कुछ और चीजें वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे जाएं और अपनी रुचि के चीजों के बारे में वहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर सके। सर किताबों की कमी तो ये रही। दूसरी बात सर कि वहाँ प्रशिक्षित लाइब्रेरियन नहीं है, तो सर मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट, गाँव के सर स्टूडेंट उतने तेज नहीं होते हैं शहरों की तरह, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि लाइब्रेरी में जाके कैसे हमें किताबें ढूंढनी है, कैसे उसको अच्छे से प्रयोग किया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं सर जिनको ये सब चीजें पता नहीं है, वो जाके नॉर्मली एक आध किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं। दूसरी बात ये सर, तीसरी बात ये है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे या स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट है उसके अलावा कोई और ग्रुप के महिलाएं हो, पुरुष हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, वहां पे जाते हैं सर, वो कुछ अपनी रुचि की चीज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि कहाँ पे किताबें मिलेंगी, कहाँ पे कैसे क्या, कहाँ कैसे रखा हुआ है क्या चीज। तो उनको बताने के लिए, सजेस्ट करने के लिए सर वहां पे एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन होना चाहिए। लेकिन सर जो 2009 में जो अधिनियम बना था उसमें लाइब्रेरी का तो सर जिक्र हुआ है कि हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, लेकिन सर एक लाइब्रेरियन के लिए जिक्र नहीं है कहीं से। तो लाइब्रेरियन का होना भी बहुत जरूरी है और बुक्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहली बात तो अभी भी सोच बदली नहीं है। अभी जैसे आप देखो पेंडेमिक में बहुत सारे स्टेट ने अपनी वैकेंट पोजीशन की सिचुएशन दी। स्कूल्स में टीचर की पोजीशन कितनी वैकेंट है वो तो दे दी गई, लेकिन लाइब्रेरियन की पोजीशन के बारे में कोई जिक्र नहीं, ये अक्रॉस ऑल द स्टेट। दूसरी बात अभी मैं जो बता रहा हूँ कि जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि वहां पर लाइब्रेरी की जगह इंचार्ज उसको फिजिकल एजुकेशन टीचर को बना दिया गया, जिसने लाइब्रेरी साइंस की कोई चीजें नहीं पढ़ी। दूसरी जो दो चीज जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ दो पार्ट में बात कर रहा हूँ। एक अच्छे स्कूल के लिए स्कूल लाइब्रेरी होना तो जरूरी है ही, साथ में जिस मल्टीपर्पज लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ उसका मॉडल जो मैं बात कर रहा हूँ वो खाली बुक से रिलेटेड नहीं है। देखिए बुक्स तो एक सेकेंडरी सोर्स है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो इंटरनेट पे इतना सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप उसको ही फ्री एक्सेस को भी दे दो तो बहुत कुछ लोग सीख जाते हैं। यस सर, वो भी किताबों की कमी को पूरा करता है कहीं नहीं। बिल्कुल, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, उनमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। दूसरा क्या है कि जो आपने कभी एक रीड इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मॉडल है ना लाइब्रेरी का, वो एक बड़ा मल्टीपर्पज मॉडल है। उसमें क्या है कि लाइब्रेरी तो है ही, साथ में वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए वहां पर जो आर्टिस्ट हैं उनको बुला के उनकी ट्रेनिंग, वो जैसे कोई वीविंग करता है, कोई पोट्री मेकिंग में सीखना चाहता है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट को भी कनेक्ट कर दिया है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने तीनों चीजों को शामिल एक टॉक में किया, मेरा भी विजन वही है कि लाइब्रेरीज, कल्चर और एजुकेशन तीनों इंटीग्रल पार्ट हैं। इनको तीनों को इंटीग्रल लेके एक ही सोर्स से हमें और एक सेंट्रल प्लेस। और ऐसी देखिए लाइब्रेरी गाँव में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, उनके घरों में लाइट नहीं होती है, रात को पढ़ने की जगह नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इवन छोटा सा घर होता है उसमें इतना डिस्टरबेंस होता है। तो एक खाली रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज के साथ एक प्लेस भी चाहिए। लाइब्रेरी इज एन एनवायरनमेंट, इट्स अ पीसफुल प्लेस और एक ऐसा इंटरेक्टिव जगह है जहाँ अब जैसे 4 बच्चे आ रहे हैं, उनमें से एक इंटेलिजेंट है, एक दूसरा नहीं जानता है। अब यूनिवर्सिटी में लीजिए ना, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आप जाते हैं
तो वहां पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, आपका एक डायलॉग शुरू होता है, एक इंटरेक्शन शुरू होता है, इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेक्शन होता है, और बहुत सारी चीजें जो आपकी समझ में नहीं आ रही होती, आपके कोलीग से डिस्कस करके आपको क्लैरिटी मिल जाती है. तो लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू गेट द मटेरियल, इट इज ऑल्सो प्लेस फॉर सोशल लर्निंग, interactive learning, mutual learning. That's so many definitions, so many advantages, and unfortunately people are not understanding, those policy makers are not understanding it. So our biggest job is, as a media student, and I'm also trying, but I also want all of you to support this cause and also come out with some kind of stories, some news items, some kind of write-up, some kind of success stories. So people should understand the importance of libraries, culture and education. सर एक छोटा सा सलाह भी मैं आपसे लेना चाहूंगी. सर मैं झारखंड में रहती हूँ, वैसे बेसिकली बिलोंग करती हूँ बिहार से, नालंदा से, लेकिन झारखंड में मैं टाटा नगर में रहती हूँ, जमशेदपुर के टाटा शहर में रहती हूँ. तो सर टाटा ट्रस्ट के बारे में तो सर आपको पता ही होगा कि बहुत सारे, वो टाटा नगर में बहुत सारे लाइब्रेरी उन्होंने ऐसा खोला है, टाटा ट्रस्ट भी खोला है हर एक एरिया में. जमशेदपुर जो है, टाटा जो है, हर एक एरिया में कुछ फ्री है, जहाँ पे ट्राइबल्स या आदिवासी लोग या गैर आदिवासी लोग सभी जाके फ्री में बच्चे वहां पे पढ़ते हैं. कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं कुछ लाइब्रेरी में जाके. सर कुछ लाइब्रेरी ऐसे हैं जहाँ पे वो कोर्स भी चलाते हैं, इन लाइब्रेरियन बनने के लिए वहाँ पे कोर्स भी चलाते हैं. सर मैंने 12वीं सर जो किया है वो लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन साइंस में ही किया है मैंने 12वीं. तो +2 के बाद सर मुझे बहुत शौक हुआ था कि मैं वहाँ पे जो टाटा कंपनी का जो लाइब्रेरी है वहां से मैं प्रॉपर एक प्रोफेशनल कोर्स करूँ. पर उन्होंने कहा कि नहीं, 12वीं के बाद नहीं कराते, हम लोग ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कराते हैं, प्रॉपर 6 महीने टाइम देना पड़ेगा. उसके बाद से मैं शिफ्ट हो गई दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में. तो सर मैं ये चाहती हूँ सर कि जो मेरा थ्योरिकल ज्ञान है उसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल ज्ञान भी लेना चाहती हूँ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में. तो मैं पढ़ाई करते हुए सर इसको पूरा करते हुए जर्नलिज्म के कोर्स में आगे भी मास्टर करना चाहती हूँ, लेकिन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में नहीं. तो कुछ ऐसी चीज है सर, कोई ऐसी जगह जहाँ से कुछ मुझे कोर्स कराया जाए? ऐसा करेंगे कि आप मुझे, आई विल गिव यू माय नंबर, सुभाष जी के पास है, सो विल डिस्कस एंड विल फाइंड आउट. क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा आई हैव टू गो समवेयर ऑलरेडी. मैं सोच रहा था 2 बजे खत्म हो जाएगा, बट इट्स ऑलरेडी 2:50. तो सर इतना मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने सर बताया ना कि बस हम लोग खो गए आपकी बातों में. नहीं, श्योर डेफिनेटली विल कंटिन्यू. ले लेना मैसेज नंबर. यस सर. हां, विल डिस्कस इट. या श्योर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. राहुल, तो फिर मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे आज के जो डॉक्टर रमेश गौर जी का, जिन्होंने अपने विचार इस विषय पर और अपने अनुभव वो हमारे साथ साझा किए हैं. और ये आपके ये जो विचार थे इस विषय पर वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, और फिर हम इसके ऊपर जरूर अमल करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान आए हैं, विजयशेखर रामाकृष्ण सर और सुनील कुमार यादव सर, उन सबको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जो यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में. और इस कार्यक्रम के जो मॉडरेटर है हमारे सुभाष सर, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए. और फिर हमारे जितने भी सारे साथी हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो सब यहाँ पर आए. आशा करता हूँ आप सभी को बहुत कुछ बेहतरीन बातें आपको सीखने को मिलेंगी. तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू. बाय बाय. ठीक है, नमस्ते सर. Thank you. And have a great day. Subhash, a nice program. I think you should Thank you, again sir. such things more and more so that people, future journalists will actually do a good service to India. थैंक यू सर. आप अपना नंबर दे दीजिएगा सर, रामाकृष्ण सर. Sure, Subhash sir. I will. Dr. Ramesh has. I will. Thank you. Thank you.